नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर आपका बच्चों जो दूसरा है, यूनिट आपका जो 2 है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी बच्चों लिखित वाले आपके क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम उनको कराएंगे, फिर उसी के बाद में जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वे भी साथ में हम करा देंगे। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी है बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। अब जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। मैं लिखित और एमसीक्यू दोनों मॉडल पेपर मैंने सोल्व कराया हुआ है। पेपर आपका ज्योग्राफी का बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है बच्चों, सभी का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। अब इसका दूसरा चैप्टर बच्चों है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। दूसरा बच्चों इसका चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है कि संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसका हम संरक्षण कैसे करें, और आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक जो संगठन है। तो ये जो भी इसमें दो आपके क्वेश्चन हैं, हम यहाँ से कराए दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों संसाधन क्या है इसको समझ लीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे आपका लिखित वाला पेपर हो या फिर एमसीक्यू का हो, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो संसाधन क्या है? संसाधन बच्चों वे सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को जो है पूरा करती है। मतलब जो है संसाधन क्या है बच्चों, संसाधन वे हैं जो मानव की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। मनुष्य की जो आवश्यकता है, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं, उसी को हम संसाधन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। जैसे कि मनुष्य को कौन कौन सी आवश्यकता होती है, जैसे कि जल की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, वन की आवश्यकता है, खनिज की आवश्यकता है। तो इन सभी की जो भी आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वे सभी आवश्यकताएं क्या है जो पूरी होती हैं, और जो जिसके द्वारा ये सारी आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी होती है बच्चों, उसको हम संसाधन कहते हैं। यहाँ से जो कि जिम्मरमैन महोदय लिखते हैं कि कोई भी पदार्थ तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय उपयोगिता और क्षमता जो है प्राप्त करता है। मतलब जो है ये कहते हैं कि कोई भी पदार्थ बच्चों तभी जो है उसको हम संसाधन कहेंगे जब वह जो मनुष्य की उपयोगिता है या फिर मनुष्य की जो इच्छाओं को पूरा करे। ठीक है, मनुष्य जिसका उपयोग करे तभी वह संसाधन कहलाएगा। और इसका वर्गीकरण बच्चों प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में जो किया जाता है। मतलब जो है संसाधन बच्चों जो है प्राकृतिक भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि जल वगैरह, वन आपके हो गए, भूमि हो गए, तो प्राकृतिक आपके हो गए। और मनुष्य के द्वारा भी संसाधन होते हैं, मानव निर्मित भी संसाधन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मशीन वगैरह, कारखाने वगैरह। ठीक है, इस रूप में इसका वर्गीकरण जो है किया जा सकता है बच्चों। और जिनका जो है संरक्षण सतत विकास के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। मतलब जो है इसका हमको संरक्षण करना चाहिए, इसका बचाव हमको करना चाहिए। ठीक है, सतत विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी विस्तार में बच्चों इसके हम अर्थ, इसके वर्गीकरण को हम समझेंगे यहाँ से। तो संसाधन बच्चों जो कि इसको हम इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्स का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है कि साधन, संपत्ति या फिर उक्ति। अंग्रेजी का रिसोर्स बच्चों शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है बच्चों कि पुनः, और सोर्स का अर्थ होता है कि साधन स्रोत, अथवा जो है वह पदार्थ या फिर जो है वह वस्तु जो मनुष्य को पुनः बार बार सहायता प्रदान करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसी को बच्चों हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, और भी यहाँ से बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को परमाणु शब्दों में बताने का प्रयास किया है, इनको भी समझ लीजिए यहाँ से। जैसे कि यहाँ से स्मिथ और जो है फिलिप्स महोदय लिखते हैं कि भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की भी प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में जो है आती हैं, इसी को हम संसाधन कहते हैं। मतलब जो है इनका भी कहने का मतलब वही बच्चों कि भौतिक रूप से संसाधन क्या है, वातावरण की भी प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं, मनुष्य जिसका उपयोग करता है वही आपके संसाधन कहलाती हैं। उसके बाद अगली परिभाषा जो कि जेम्स फिशर महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि संसाधन वह कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं इच्छाओं की जो है पूर्ति करता है। इनका भी मैं भैया कहने मतलब वही है कि संसाधन क्या है, कोई वस्तु है जो मनुष्य की जो आवश्यकता है, जो उसकी इच्छा की पूर्ति करता है, इसी को हम संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से संसाधन के प्रकार की हम बच्चों बात करें। ठीक है, तो संसाधन को विभिन्न आधार पर विभिन्न प्रकारों में इसको बांटा जा सकता है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर हम कहें संसाधन के कितने प्रकार है बच्चों, तो इसके दो प्रकार है, एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव बच्चों संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वे संसाधन है जिसमें जान होती है, जैसे कि पेड़ पौधे, इसमें जान होती है, तो ये आपके जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या है बच्चों? जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि मिट्टी, पानी, इसमें जान नहीं होती है। उसके बाद यदि हम समाप्यता के आधार पर हम देखें
तो इसको जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। मतलब जिसको हम एक बार प्राप्त कर सकते हैं, जिसको एक बार हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक से अधिक बार। तो इस प्रकार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं। लिखना है उत्पत्ति के आधार पर बच्चों संसाधन जो है दो प्रकार के हैं। एक है जैव संसाधन, वे संसाधन बच्चों जैव संसाधन होते हैं जिसमें जान होती है, ठीक है, जो मंडल में मिलते हैं तो उनको हम जैव संसाधन कहते हैं, इसमें जान होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत जो है, पशुधन आदि, इसमें क्या बच्चों जान होती है। दूसरा बच्चों है अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन बच्चों वे संसाधन होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, निर्जीव पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी, हवा, धातु, पानी, पत्थर इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ से अब प्राकृतिक संरक्षण जो संसाधन है उसका हम संरक्षण कैसे करें, इसके उपाय क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि वनों की अत्यधिक जो कटाई है उसको हम रोक दें, उसको नियंत्रित कर दें। दूसरा है वर्षा के जल का जो संचय प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सौर, जल, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद है कृषि में इस्तेमाल होने वाले पानी को दोबारा उपयोग में लाने की प्रणाली का जो है पालन किया जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट में है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम संसाधनों का संरक्षण जो है कर सकते हैं। अब इसमें एक और जो क्वेश्चन था बच्चों, आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक संगठन, इसको भी समझ लीजिए बच्चों। तो इसका अर्थ होता है कि कोई विशेष व्यापार, उद्योग या सेवा किसी खास जगह पर ही जो है क्यों स्थित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अधिकतर कंपनी वगैरह सिटी में ही होती हैं, तो आखिर वहाँ क्यों स्थित होती हैं। तो इस बात का अध्ययन बच्चों इसमें हम करते हैं कि भूगोल और जो अर्थव्यवस्था एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि हम बहुत ही आसान शब्दों में हम कहें बच्चों, तो क्या, कहाँ और क्यों, इसका ढांचा कह सकते हैं। मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ से समझेंगे, जैसे कि कच्चा माल और जो परिवहन। तो भारी उद्योगों को अक्सर वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो, ताकि परिवहन लागत कम हो सके और अधिक से जो हम लाभ कमा सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारत में जमशेदपुर में जो है लोहे इस्पात का उद्योग है। यहाँ जो है कोयला, लोहा जो कि खदानें भी जो है आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद बच्चों है बाजार से जो है निकटता, मतलब जो है ऐसी चीज़ें जो जल्दी खराब हो सकती हैं तो उन्हें जो है तुरंत ग्राहकों तक पहुंचाना जरूरी है, और वे जो है शहरों मतलब जो है बाजार के पास होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़े शहरों के आसपास, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, सब्जी की खेती, ये सब चीज़ें। उसके बाद है श्रम और जो है कौशल। तो कुछ जो है जो कि गतिविधियाँ वहाँ केंद्रित होती हैं जहाँ सस्ता और जो अत्यधिक जो है कुशल श्रम जो है उपलब्ध हो। मतलब जो है कुछ गतिविधियाँ वहाँ बच्चों होती है जहाँ पर सस्ते लेबर मिल जाए, सस्ता माल मिल जाए। जैसे कि बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में जो IT जो हब है इसका होना, यहाँ इंजीनियरों, तकनीकी जो विशेषज्ञ है इसकी भारी संख्या में जो कि सिलिकॉन वैली जो है बना दिया गया है। उसके बाद है समूहन जो है अर्थव्यवस्था। तो जब कोई उद्योग एक ही जगह जमा हो जाते हैं तो उन्हें जो एक दूसरे की सेवाएं, जैसे कि बैंक, मरम्मत की दुकानें, परिवहन, इसका लाभ जो है मिलता है, ठीक है। मतलब जो है जब कोई उद्योग धंधा एक ही जगह पर जमा बच्चे हो जाता तो उसको एक दूसरे की सेवाओं का जो है लाभ मिलता है। जैसे कि उदाहरण के जैसे कि गुरुग्राम और जो है नोएडा, इसमें बच्चों औद्योगिक क्षेत्र जहाँ ऑटोमोबाइल, IT और जो है कॉल सेंटर एक साथ जो है विकसित हुए हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट में है सरकारी नीतियाँ। तो सरकार अक्सर जो है पिछड़े इलाकों के लिए वहाँ जो है टैक्स छूट या सब्सिडी देती है, जिससे वहाँ जो आर्थिक गतिविधियाँ है शुरू हो सके। यदि हम बच्चों संक्षेप में हम कहें तो आर्थिक संगठन बच्चों संसाधनों के सही उपयोग और मुनाफे को बढ़ाने के लिए स्थान का चयन करता है। मतलब जो है ये कहता है कि हम वहीं पर संसाधन लगाएं जहां पर उसको आसानी से हम बेच सके, जहां पर हमको उसका कच्चा माल आसानी से मिल सके, तभी हम अधिक से अधिक जो है उत्पादन कर सकते हैं, उसको बेचकर अधिक से अधिक जो है लाभ हम कमा सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये तो थे आपके लिखित वाले क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ से इससे बनने वाले जो भी समझता आपके MCQ क्वेश्चन है, जल्दी से इनको भी आप सभी लोग देख लीजिए। चलेगा, यहाँ से बच्चों जो भी MCQ आपके क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, संसाधन विकास का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो संसाधन विकास का जो अर्थ है प्राधिकरण को उपयोग योग्य बनाना, इसमें का पहला है। फिर कि संसाधन उपलब्ध कराने का अर्थ क्या है, तो प्राधिकरण को उपयोग योग्य बनाना, इसमें का भी है। फिर है कि संसाधन के संरक्षण से क्या अभिप्राय होता है बच्चों, तो ये जो है मानव संसाधनों के प्रबंधन को जो कि संसाधन संरक्षण कहते हैं, ठीक है। इसमें का आप सी लगाइएगा।
और मात्रात्मक को योजनाबद्ध कैसे उपयोग करना, ये नहीं होगा बच्चों, इसमें का तीसरा ही राइट रहेगा। अगला देखिएगा कि भूक्षरण किससे कहते हैं बच्चों, तो भूक्षरण का मतलब होता है कि जो मिट्टी होता है, जो भूमि होता है उसका क्षरण होता है, तो इसके कारण जो है भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति बच्चों ये कम हो जाती है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय संसाधनों से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो जिन संसाधनों का उपयोग बार बार किया जा सके, इसमें का बी। फिर है कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न साझेदारियों या फिर साझेदारियाँ जो आवश्यकता पूर्ति में अनुमत है, ये क्या कहलाती है, मतलब जो है प्रकृति से प्राप्त विभिन्न जो साझेदारियाँ जो आवश्यकताएं पूरी तरह से अनुमत हैं, वे क्या कहलाती हैं, आपको बताना है। तो संसाधन कहलाती है, इसमें का बी है। फिर एक 7 नंबर क्वेश्चन की वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं क्या कहलाते हैं, तो भैया निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है अजैव संसाधन कहलाते हैं। फिर है कि जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो जल प्रदूषण के कारण बच्चों जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसमें का बी है। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों कि निम्नलिखित में से जो है कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है, आपको बताना है। तो कहो को विद्युत ऊर्जा है, इसमें का बी है। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, आपको बताना है। तो कहोगे भोपाल झील, इसमें का सी है। फिर है कि इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर का। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं होगी और सभी होंगी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है, तो कौन सी बच्चों जो है बहुउद्देशीय योजना जो है सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कहोगे भाखड़ा नागर परियोजना में, इसमें कब सी। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, तो कहोगे महानदी पर, इसमें का सी। फिर है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, तो कहोगे इसको टाका कहा जाता है, इसमें का सी। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है, तो क्या नहीं होता इसके कारण बच्चों, तो ज्वालामुखी गतिविधियाँ नहीं होती और सभी कुछ होता है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन ताज़ा पानी का स्रोत है, आपको बताना है। ताज़ा पानी का बच्चों जो स्रोत है आपका भूजल हो जाएगा, इसमें का सी है। फिर महानदी पर कौन सा बांध स्थित है, आपको ये बताना है। तो हीराकुंड बांध, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि इनमें से किसने जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, इसमें का बी है। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन अलवणीय जल का स्रोत है। 19 नंबर की बात करें तो इसमें वर्षा का जल, सतही जल, ये सभी बच्चों, इसमें का डी। फिर है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग लवणीय जल है, आपको बताना है। तो 2.5%, इसमें का पहला। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, आपको बताना है। तो इसमें जो है जो कि गुल अथवा कुल जो कि विधि अपनाई जाती है। फिर देखिएगा कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है, 22 की बात करें तो मेघालय में है, इसमें का बी। फिर संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है बच्चों, तो कहोगे हीराकुंड बांध है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 24 नंबर है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो कहोगे मेघालय में। फिर आपका है कि कौन सी जो फसल खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, आपको बताना है। तो कहोगे अरंडी की फसल, इसमें का बी। 25 का बी है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की बहुउद्देशीय नदी परियोजना का लाभ क्या है, तो बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मनोरंजन, ये सभी, इसमें का बच्चों डी। 26 का डी। 27 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इसको हम जलमंडल कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर कि पृथ्वी की कितनी सतह पर जल का आवरण है, आपको बताना है। तो पृथ्वी की सतह पर बच्चों जल का जो आवरण है 71% है, इसमें का पहला। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा बच्चों। फिर देखिएगा 28 हो चुका। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि
जल किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। देखो बच्चों, जल आपका जो संसाधन है नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिएगा कि बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए जो कि खड़ी की गई बांध को क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम बांध कहा जाता है। इसमें का लगा दीजिएगा बी। फिर एक निम्नलिखित में से संसाधन है, तो जल, वायु, सूर्य का प्रकाश है सभी बच्चों संसाधन, इसमें का डी है। झूम कृषि का अन्य क्या नाम है। 32 की बात करें बच्चों तो कहोगे इसको हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, इसमें का सी। 32 का सी। 33 नंबर क्वेश्चन कि चावल सबसे ज़्यादा किस देश में होता है आपको बताना है। तो कहोगे भारत या फिर चीन में, तो चीन में होता है सबसे ज़्यादा चावल। 33 के बच्चों राइट होगा पहला। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में कॉफ़ी सर्वाधिक होती है, उत्पादन होता है, तो कर्नाटका में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है जायद फसल है, तो जायद फसल बच्चों कौन सी है, तो तरबूजा, खरबूजा, खीरा ये सभी हैं, क्योंकि इस टाइम बोई जाती है। फिर है कि भारत में तंबाकू के उत्पादन के राज्य कौन से हैं आपको बताना है। तो तंबाकू उत्पादन का राज्य बच्चों उत्तर प्रदेश, गुजरात दोनों है, इसमें कब सी लगाओ। उसके बाद है कि भारत विश्व की कितनी प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो 4% कॉफ़ी का, इसमें का पहला। उसके बाद है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो कहोगे पटसन को, इसमें का पहला। उसके बाद है कि भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है आपको बताना है, तो कहोगे दूसरा स्थान है। उसके बाद कि भारत में गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सभी हैं, इसमें का डी। उसके बाद है कि सबसे ज़्यादा संतरा किस राज्य में होता है, तो कहोगे महाराष्ट्र में। उसके बाद है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो गन्ना सबसे ज़्यादा बच्चों उत्तर प्रदेश में होता है, इसमें का डी है। रबी की फसलें बच्चों बोई जाती हैं, तो कहोगे अक्टूबर के से जो है मध्य दिसंबर तक। फिर देखिएगा कि जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर आपको बताना। देखो पृथ्वी पर जल का जो सबसे बड़ा स्रोत आपका है वो क्या है, तो कहोगे महासागर है। फिर आपका लास्ट में बच्चों आपका है 45 नंबर क्वेश्चन है कि गहन कृषि की विशेषता क्या है बच्चों, तो जैसे कि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, ये भी इसकी विशेषता है। रासायनिक निवेश, सिंचाई का प्रयोग, ये सभी इसमें का डी।